NCERT solution chapter 7 alternating current question number 22. Answer the following question. First question, in any AC circuit is the applied instantaneous voltage equal to the algebraic sum of the instantaneous voltage across the series element of the AC circuit is the same true for RMS voltage. ओके तो फर्स्ट क्या बोल रखा है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है अपने पास सीरीज LCR सर्किट है, ये अपना L, C और R है, ठीक है, और ये आपका SC सप्लाई है, ठीक है, LCR सर्किट है। तो क्या बोला इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है कि अलजेब्रिक सम के इक्वल है, यानी कि आपका टोटल जो वोल्टेज है वो VL प्लस VC प्लस VR है। तो ये सही है, कब सही है जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पे तीनों सेम फेज पे होते हैं। ओके, लेकिन अगर RMS की बात करते हैं तो RMS अलजेब्रिक सम नहीं होता है। RMS में अपन क्या लिखेंगे, RMS अगर हम लिखते हैं तो VR का होल स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ऐसे अपन फाइंड करते हैं। RMS जब फाइंड करना होता है तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब इंस्टेंटेनियस हो तब अलजेब्रिक सम बोल सकते हैं। ऐसा क्यों RMS में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो तीनों पोटेंशियल है वो सेम फेज में नहीं होते, इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ओके, ए पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब बी पार्ट में क्या पूछा है, अ कैपेसिटर इज यूज इन अ प्राइमरी सर्किट ऑफ एन इंडक्टर कॉइल, इंडक्शन कॉइल। ओके, तो इंडक्शन कॉइल है, मान लो ये आपका इंडक्शन कॉइल है और यहाँ पे आपने कैपेसिटर यूज कर रखा है। तो कैपेसिटर का क्यों यूज करते हैं ये पूछा है। तो देखो, जैसे ये अपना ऐसे सप्लाई है और ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, मान लो यहाँ पे इसका स्विच है, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। अब जैसे मैं स्विच क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ, तो ये जो इसमें है ना एकदम से करंट डिक्रीज होता है। तो करंट डिक्रीज होता है तो ये मैग्नेटिक एनर्जी, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट एकदम से डिक्रीज होगा तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट फ्लो होगा तो वो जो करंट जाएगा वो जाएगा कहाँ, अगर वो यहाँ पे कैपेसिटर होगा तो वो कैपेसिटर को क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, उससे आग लग सकती है घर में। तो जब भी आपका आप इंडक्शन यूज कर रहे हो कहीं पे, तो वहाँ पे कैपेसिटर लगाना जरूरी है, ताकि जब भी आप स्विच क्लोज करो तब आपका जो करंट प्रोड्यूस हो वो कैपेसिटर ले ले, वो कैपेसिटर चार्जिंग में काम आ जाए, ठीक है, ना कि उससे स्पार्क प्रोड्यूस हो। अगर स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो आग लगने का खतरा होगा। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, सी में क्या पूछा है, एन अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल consist of superposition of DC voltage and AC voltage of a high frequency. The circuit consists of inductor and a capacitor in series. Show that the DC signal will appear across C and AC signal across L. तो अपने पास वापस L और C है, ये इंडक्टर है और ये आपका कैपेसिटर है L और C, और यहाँ पे जो आपका सोर्स है वो दोनों है, DC भी है और AC भी है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आपका DC है, DC सिग्नल विल अपीयर अक्रॉस C और ऐसे सिग्नल कहाँ होगा, L के ऊपर होगा, ये अपने को प्रूव करता है। जैसे अपन मान लेता हूँ अगर DC है, DC आपने अप्लाई किया, DC आ रहा है मान लो, तो DC का मतलब फ्रिक्वेंसी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी DC में 0 होती है, क्योंकि DC तो चेंज होता नहीं है, DC फिक्स होता है, तो फ्रिक्वेंसी DC में क्या होगी, 0। तो अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाले, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालता हूँ XL, तो कितना होता है, वो ओमेगा L होता है, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालोगे तो क्या आता है, 1/ओमेगा C आएगा, तो वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो अब DC आपने अप्लाई किया है, तो DC आपको कहाँ मिलेगा, इसके अंदर तो ये डायरेक्टली करंट फ्लो एक वायर की तरह बिहेव करेगा। जो L है आपका इंडक्टर है वो तो एक वायर की तरफ बिहेव करेगा, इसका तो कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं, लेकिन कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो इसके ऊपर आप DC को मेजर कर सकते हो, यहाँ पे आप पोटेंशियल मीटर लगा के चेक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल सारा मिलेगा, जो पोटेंशियल है वो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, 0। ओके, जब अब AC अप्लाई करते हो तो AC के अंदर मान लेते हैं अपने पास जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं इनफाइनाइट मान रहा हूँ, लेकिन इनफाइनाइट होता नहीं है, अपन ऐसे कैलकुलेशन पर्पज से मान रहे हैं, इनफाइनाइट है मान लो। तो XL क्या होगा, XL आपका ज़्यादा होगा, यानी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये ओमेगा L होता है। और XC क्या होगा, XC आपका क्या 0 होता है। तो जब AC अप्लाई करते हो तो आपका रेजिस्टेंस कहाँ ज़्यादा है, रेजिस्टेंस यहाँ L के ऊपर ज़्यादा है, यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं है। तो आप AC को कहाँ मेजर कर सकते हो, L के ऊपर मेजर कर सकते हो, राइट। AC को आप L के ऊपर मेजर कर सकते हो, C के ऊपर मेजर नहीं कर सकते। क्यों L के ऊपर मेजर कर सकते हो, क्योंकि L के पास कुछ रेजिस्टेंस है, तो आप V = IR बोल सकते हो, राइट। यहाँ पे C के ऊपर कुछ रेजिस्टेंस है तो V = I × XC बोल सकते हो। यहाँ I
AC में क्या बोले I इंटू XL और यहाँ पे I इंटू XC, राइट। तो अपन यहाँ पे अपन पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं और इसमें कहाँ मेजर करते हैं, यहाँ मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल क्या होगा I इंटू XC, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा I इंटू XL, राइट। तो अपन DC में C के ऊपर मेजर कर सकते हैं और AC में L के ऊपर मेजर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपियर होगा। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट में क्या पूछा आपने को, डी पार्ट, अ चॉक कॉइल इज इन सीरीज विथ अ लैंप इज कनेक्टेड टू अ DC लाइन, द लैंप इज सीन टू बी शाइन ब्राइटली, insertion of iron core in the choke cause no change in the lamp brightness, predict the corresponding observation if the connection to an AC line। ओके, तो मान लो यहाँ पे ये आपका इंडक्टर है और ये आपके पास AC या DC कोई सोर्स है, ठीक है, AC होगा या फिर DC होगा। तो जब मान लो DC है तो DC के केस में तो ये सिंपल वायर की तरफ वर्क कर रहा है ना, तो इसका इम्पिडेंस क्या है, जीरो है। जब आप DC की बात करते हो तो DC में तो ये सिंपल वायर की तरफ वर्क कर रहा है। यहाँ पे अपन देखा इसका रेजिस्टेंस जीरो है ना, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो है। तो DC में तो ये सिंपल वायर की तरफ बिहेव कर रहा है। तो इसमें अगर आप आयरन कोर इंसर्ट कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, DC के केस में। तो DC के केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ब्राइटनेस सेम रहेगा। बट जब आप AC इंसर्ट करते हो तो DC में तो नो चेंज, राइट। अब जब AC आप अप्लाई करते हो, यहाँ से AC अप्लाई करते हो, तब क्या यहाँ पे इम्पिडेंस जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, इम्पिडेंस जीरो नहीं होगा। और आप जब आयरन कोर इंसर्ट कर रहे हो तो आपका इम्पिडेंस क्या होगा, इम्पिडेंस बढ़ जाएगा। तो आपका जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्राइटनेस है क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि इम्पिडेंस बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट में क्या पूछा है, ई के अंदर अपने को पूछ रखा है वाई इज द चोक coil needed in the use of fluorescent tube with AC means why can we not use the ordinary resistor instead of the choke coil। ओके, तो अपने पास जो ट्यूबलाइट होती है उसकी बात कर रहे हैं। ट्यूबलाइट के अंदर हम चोक कोयल इंसर्ट करते हैं। तो चोक कोयल क्यों इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लो ये आपकी ट्यूबलाइट है, ठीक है, और यहाँ पे इस ट्यूबलाइट के यहाँ पे अपन एक पास में चोक कोयल लगाते हैं, ठीक है, यानी इंडक्टर लगाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि अपन इसमें इंडक्टर की जगह रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगा रहे। पहले तो इंडक्टर क्यों लगाते हैं, इंडक्टर इसलिए लगाते हैं ताकि अपन जो पोटेंशियल इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, ट्यूबलाइट को, ये आपका ट्यूबलाइट है जिसको पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो थोड़ा ये ले ले आपका, तो जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस करें, वोल्टेज रिड्यूस करना, ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, चोक कोयल अप्लाई करते हैं। तो ये बोल रहे हैं पोटेंशियल रिड्यूस ही करना है तो अपन रजिस्टर भी लगा सकते हैं ना। तो रजिस्टर क्यों नहीं लगाते, तो रजिस्टर लगाएंगे तो क्या होगा कि पावर लॉस होगा, क्योंकि हम रजिस्टर लगाएंगे तो हीट की फॉर्म में लॉस होगा ना एनर्जी। लेकिन ये चोक कोयल लगाएंगे तो पावर का लॉस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का कन्वर्जन होता है, मैग्नेटिक एनर्जी में चला जाएगा, वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ जाएगा, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन जब आप रजिस्टर लगा दोगे, आर लगा दोगे, तो एनर्जी का लॉस होगा। क्लियर है, इसलिए अपन इंडक्शन यानी चोक कोयल लगाते हैं।